हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरसीसी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 30 तक। क्वेश्चन नंबर 16 है, एज कंपेयर्ड टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ ऑफ पोजोलोनिक सीमेंट। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि हम ओपीसी सीमेंट की जगह पोजोलोनिक सीमेंट यूज़ करेंगे तो उसकी वर्केबिलिटी, ब्लीडिंग, श्रिंकेज और स्ट्रेंथ में क्या चेंजेस आएगा। तो हम समझते हैं पोजोलोनिक सीमेंट क्या होती है। पोजोलोनिक सीमेंट का मतलब होता है कि जब हम ऑर्डिनरी सीमेंट में पोजोलोना मटेरियल्स जैसे फ्लाई एश या वोल्केनिक एश को मिला देते हैं तो वो हमारी सीमेंट कौन सी बन जाती है, पोजोलोनिक पोर्टलैंड सीमेंट। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें वर्केबिलिटी, ब्लीडिंग और श्रिंकेज हम समझते हैं। वर्केबिलिटी का मतलब होता है कि कंक्रीट को कितनी आसानी से हम ट्रांसपोर्ट करें कहीं पर, या किसी मोल्ड में हम उसको बना लें, या उसको कॉम्पैक्ट करने में। इन तीनों स्टेप में जितनी हमें आसानी होती है वो क्या कहलाएगी, वर्केबिलिटी। जितनी आसानी से हम ये इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मोल्ड में उसको बना सकते हैं या कॉम्पैक्ट कर देंगे, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, वर्केबिलिटी। डिफाइंड एज द रिलेटिव इजी विथ विच कॉन्क्रीट कैन बी मिक्सड, ट्रांसपोर्टेड, मोल्डेड एंड कॉम्पैक्टेड। ओके फ्रेंड्स, इन चारों स्टेप में जितनी हमें इजी होगी वो हमारी क्या होगी, वर्केबिलिटी। ब्लीडिंग का मतलब होता है कि जो कॉन्क्रीट में वाटर होता है जब वो कंक्रीट की सरफेस पे आ जाता है तो वो हमारी क्या कहलाती है, ब्लीडिंग कहलाएगी। और जो हेवियर पार्टिकल्स हैं जिसका वेट ज़्यादा है वो क्या होता है, उस कंक्रीट जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके नीचे बैठ जाएगा, उसके नीचे वो सेटल हो जाता है। और जो वाटर होता है वो सरफेस पे आ जाता है, तो सरफेस पे जब वाटर आएगा तो वो हमारी क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। और श्रिंकेज का मतलब होता है, श्रिंकेज का मतलब ये होता है कि जो हमारा कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर होता है उसमें जब वाटर या मॉइस्चर जो है वो इवोपरेट होगा। ओके फ्रेंड्स, जब मॉइस्चर का इवोपरेशन होता है तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा, और जो वॉल्यूम चेंज होगा वो हमारा क्या कहलाएगी, चेंज, वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस क्या कहलाएगा, श्रिंकेज कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता श्रिंकेज के लिए। ये इसमें ये इंडिपेंडेंट है, मतलब फोर्स इस पर नहीं लगेगा। ये जब वॉल्यूम चेंज कैसे होता है, मॉइस्चर के कारण। जब मॉइस्चर इवोपरेट हो जाएगा कंक्रीट स्ट्रक्चर से तब उसमें श्रिंकेज आती है। ओके फ्रेंड्स, तब हम देखते हैं ऑप्शन ए, बी, सी और डी कौन सा ऑप्शन सही होगा। यदि हम पोजोलोनिक सीमेंट यूज़ करते हैं तो उसकी वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि वो हमारी अच्छी सीमेंट होगी, किसके कंपेयर में, ओपीसी के कंपेयर में। तो हमारी पोजोलोनिक सीमेंट की वर्केबिलिटी बढ़ती है, ब्लीडिंग कम हो जाएगी और उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए, बी और डी ये गलत है, और सी क्या होगा, इसका सी आंसर सही होगा, डिक्रीज श्रिंकेज। पोजोलोनिक सीमेंट का जब हम यूज़ करते हैं तो उसकी श्रिंकेज डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एड मिक्सचर्स विच कॉज अर्ली सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ कॉन्क्रीट आर कॉल्ड। ओके फ्रेंड्स, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा एड मिक्सचर है जिसके कारण जो कॉन्क्रीट होती है वो जल्दी से सेट हो जाती है और जल्दी ही वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो हम देखते हैं इसमें ऑप्शन बी और सी, ये दो ऑप्शन। एसिलरेटिंग एडमिक्सचर का मतलब क्या होता है, यदि हम इस एडमिक्सचर का यूज़ करते हैं, एसिलरेटिंग एडमिक्सचर का यूज़ करते हैं तो वो क्या करती है, सेटिंग टाइम को रिड्यूस कर देती है, जल्दी से उसको हार्ड कर देगी। जो कॉन्क्रीट होगा वो जल्दी से क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। उसको हम क्या कहेंगे, एसिलरेटिंग एडमिक्सचर्स। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड जो एक एडमिक्सचर है जिसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, यदि हमें किसी सीमेंट को जल्दी से हार्ड करवाना है, जल्दी से उसको जल्दी हार्ड हो जाए, तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। और ये कंडीशन कहाँ पर आती है, जो कोल्ड वेदर होता है, जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है और जहाँ पर कंक्रीट जल्दी से हार्ड नहीं हो पाती है, वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, ताकि वो हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो जल्दी से हार्ड हो जाए और उसमें जो फॉर्म वर्क लगा हुआ है, ओके फ्रेंड्स, जो उसमें फॉर्म वर्क लगा हुआ है वो जल्दी से हम उसको हटा सकें। और सेकेंड होता है हमारा रिटार्डिंग एडमिक्सचर्स। रिटार्डिंग का मतलब क्या होता है, ये इंक्रीज कर देता है सेटिंग टाइम। जो उसका सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। उसको हम क्या कहेंगे, रिटार्डिंग एडमिक्सचर्स। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जिप्सम और शुगर। जिप्सम और शुगर किसके एग्जाम्पल है, रिटार्डिंग एडमिक्सचर के। यदि हम किसी कॉन्क्रीट में जिप्सम मिलाते हैं या शुगर मिलाते हैं तो वो कॉन्क्रीट ज़्यादा समय के बाद हार्ड होगी। ऐसा हम कब करते हैं, यदि हमें कंक्रीट एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाना है, तो हम क्या चाहेंगे कि वो कंक्रीट रास्ते में हार्ड ना हो। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्या करते हैं, उसमें रिटार्डिंग एडमिक्सचर मिला देते हैं। या जो हॉट वेदर होता है, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ भी हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो कंक्रीट है वो जल्दी से हार्ड ना हो, इसलिए हम उसमें क्या मिला देते हैं, रिटार्डिंग एडमिक्सचर्स।
तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है कि कौन सा एडमिक्सचर हम मिलाएंगे जिससे कि उसकी सेटिंग और हार्डनिंग क्या हो जाए, जल्दी हो जाए। तो जल्दी कब होगी, जब उसमें हम एसिलरेटर्स मिलाएंगे तब। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा बी, एसिलरेटर्स एडमिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडमिक्सचर विच प्रोलॉन्ग्स द सेटिंग एंड हार्डनिंग टाइम्स इज। वो कौन सा एडमिक्सचर है जिसका हम जनरली यूज़ करते हैं सेटिंग और हार्डनिंग टाइम बढ़ाने के लिए, प्रोलॉन्ग्स करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, यदि हमें सेटिंग टाइम और हार्डनिंग टाइम प्रोलॉन्ग्स करना है, बढ़ाना है, तो हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था हम क्या यूज़ करेंगे, जिप्सम या शुगर। तो इसमें आंसर हमारा कौन सा करेक्ट होगा, जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा, जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द परसेंटेज ऑफ वॉइड्स इन सीमेंट इज अप्रोक्सीमेटली। परसेंटेज वॉइड्स कितने होते हैं सीमेंट में, ये IS कोड के अकॉर्डिंग कितना होगा, 40%। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा, IS कोड के अकॉर्डिंग परसेंटेज ऑफ वॉइड्स सीमेंट में कितने होते हैं, 40%। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बी इज करेक्ट, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट आफ्टर 1 ईयर एज कम्पेयर्ड टू 28 डेज स्ट्रेंथ इज अबाउट। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है वो 1 साल और 28 डेज, इन दोनों के कंपेयर में, मतलब 28 दिन के कंपेयर में 1 साल की स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारी कंक्रीट होती है उसकी स्ट्रेंथ परसेंटेज में 1 दिन के बाद कितनी स्ट्रेंथ कंक्रीट गेन कर लेता है, 16%। ठीक है, जो भी कंक्रीट का हमने स्ट्रक्चर बनाया है उसमें स्ट्रेंथ कितनी वो गेन कर लेगा, 1 दिन में 16% हो जाती है। 3 डेज के बाद वो 40% स्ट्रेंथ को गेन कर लेता है। ये जो कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो 28 डेज तक कितनी कर लेगा, 99%। मतलब उसकी 99% स्ट्रेंथ कब गेन कर लेता है वो, 28 डेज के बाद। इसके बाद फिर धीरे वो स्लोली स्ट्रेंथ को गेन करता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें आप ये टेबल देख सकते हो। इसमें कभी क्वेश्चन आज आ सकता है कि 7 डेज के बाद कितनी स्ट्रेंथ गेन कर लेता है या 14 डेज के बाद। तो इसमें आप देख सकते हो, इस टेबल से आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन हमारा है द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर सी इज करेक्ट, 20 to 25%। क्योंकि 1 साल के बाद कंक्रीट स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, जो कंक्रीट स्ट्रक्चर बना है उसकी स्ट्रेंथ 120% से 125% हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो 28 दिन के कंपेयर में वो कितनी होगी, 20 से 25% मोर होगी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा, सी इज करेक्ट, 20 to 25% मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हाई एल्यूमिना सीमेंट हैज़। ओके फ्रेंड्स, यदि हम ऑर्डिनरी सीमेंट जो हमारी होती है OPC होगी, उसकी जगह हम यदि हाई एल्यूमिना सीमेंट यूज़ करेंगे तो उसका इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा। तो हम देखते हैं इनका फाइनल सेटिंग टाइम और इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है। OPC का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो कितना होता है, 30 मिनट होता है, 30 मिनट्स। और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होगा, 10 आवर्स। ओके फ्रेंड्स, इसमें आप देख सकते हो हाई एल्यूमिना सीमेंट होती है, उसका इनिशियल टाइम क्या होता है, 3.5 आवर्स। मतलब वो OPC से कितना होगा, ज़्यादा होगा। और फाइनल सेटिंग टाइम OPC से क्या होता है, कम होता है। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होगा, आंसर ए इज़ करेक्ट, हायर इनिशियल सेटिंग टाइम बट लोअर फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, उसका हायर इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होगा, ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा आप देख सकते हो, इसमें OPC का 30 मिनट है और हाई एल्यूमिना सीमेंट का कितना है, 3.5 आवर्स। इसका मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम है जो वो अधिक है और फाइनल सेटिंग टाइम क्या है, कम है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ए इज करेक्ट, हायर इनिशियल सेटिंग टाइम बट लोअर फाइनल सेटिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 22, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर फॉर कॉन्क्रीट इज मेजर ऑफ। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मॉड्यूलस ऑफ रप्चर है वो कॉन्क्रीट की कौन सी स्ट्रेंथ मेजर करती है। तो हम मॉड्यूलस ऑफ रप्चर को और क्या कहते हैं, एक और क्या नाम है उसका, फ्लेक्सुरल रप्चर। ओके फ्रेंड्स, तो मॉड्यूलस ऑफ रप्चर से हम क्या मेजर करते हैं, कॉन्क्रीट की फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा, आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द बेस्ट वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट द प्रिफर्ड शेप ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, इसमें आपको पूछा गया है कि कॉन्क्रीट का कौन सा शेप हम प्रिफर करें जिससे कि उसकी वर्केबिलिटी बढ़ जाए। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा दिया हुआ राउंड शेप। ओके फ्रेंड्स, सेकंड है हमारा इलोंगेटेड शेप और सी क्या है, एंगुलर शेप। ठीक है, ये आपको तीनों शेप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट वाला जो हमारा शेप है राउंडेड शेप, यदि हम ये यूज़ करेंगे तो उसकी वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इस शेप का अगर एग्रीगेट होगा तो उसको ईजी होगा, कॉम्पैक्ट करने में आसानी होगी और वो आसानी से कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा, आंसर ए इज करेक्ट, राउंडेड।
इसमें आप और फैक्टर्स देख सकते हैं कौन कौन से वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ये मैंने फैक्टर्स आपको एक जो मेरा लास्ट वीडियो है उसमें मैंने आपको पढ़ाया है, तो मेरा जब फर्स्ट वीडियो आप देखोगे तो सारे इसमें जो पॉइंट्स हैं वो मैंने डिस्कस किए हैं, तो उस वीडियो से आप ये सारे पॉइंट्स समझ लेना। तो इसमें हम ये वाला पॉइंट समझते हैं, कौन सा, एग्रीगेट का शेप, द शेप ऑफ एग्रीगेट। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें दिया गया है यदि इरेगुलर शेप होगा, ठीक है, इरेगुलर शेप होगा या रफर टेक्सचर है, ठीक है, रफ शेप है उसका, तो क्या होगी, उसकी वर्केबिलिटी कम होगी, और यदि राउंडेड शेप है तो उसकी वर्केबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ए इज करेक्ट, राउंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द इफेक्ट ऑफ एडिंग कैल्शियम कार्बाइड इन कॉन्क्रीट इज। ओके फ्रेंड्स, यदि हम कॉन्क्रीट में कैल्शियम कार्बाइड मिलाएंगे तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बाइड यदि मिलाते हैं तो हमने भी एक क्वेश्चन देखा था लास्ट में, कैल्शियम कार्बाइड जब मिलाएंगे तो क्या होगा, इसके मिलाने से उसका जो टाइम होता है, सेटिंग टाइम, वो क्या होता है, कम हो जाता है, मतलब वो जल्दी से हार्ड हो जाती है, उसका सेटिंग टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है, उसका सेटिंग टाइम डिक्रीज होगा। और यदि जल्दी से हार्ड होगी तो उसमें श्रिंकेज आ जाएंगे, उसमें श्रिंकेज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन फर्स्ट जो है, टू इंक्रीज श्रिंकेज। ओके फ्रेंड्स, उसमें श्रिंकेज इंक्रीज हो जाता है और सेटिंग टाइम क्या होता है उसका, डिक्रीज हो जाएगा। हमने भी पढ़ा था कैल्शियम कार्बाइड क्या है, एक प्रकार का एड मिक्सचर है। कौन सा एड मिक्सचर है, एसिलरेटर्स। और हमने एक और एड मिक्सचर पढ़ा था जिप्सम, वो क्या करता है, सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 24 में यदि हम देखेंगे, ये ए स्टेटमेंट और स्टेटमेंट जो 4 है, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट 4 सही है, तो ये किस में होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम इफ मॉइस्चर कंटेंट इज अबाउट। बल्किंग ऑफ सैंड कब मैक्सिमम होगी, उसका मॉइस्चर कंटेंट कितना होगा, ये हम देखते हैं। बल्किंग ऑफ सैंड होती क्या है, बल्किंग ऑफ सैंड का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट फॉर्म्स अ थिन लेयर। ओके फ्रेंड्स, जो सैंड होती है वो जब मॉइस्चर कंटेंट के कॉन्टेक्ट में आती है, ठीक है, ये दो पार्टिकल्स है सैंड के, जब वो मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आती है तो क्या होता है, उसके आसपास मॉइस्चर की एक लेयर बन जाती है, ठीक है, उसकी लेयर बन जाती है, और वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, और दूर दूर होंगे तो हमें क्या दिखाई देता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए, ठीक है, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वो क्या कहलाएगी, बल्किंग ऑफ सैंड। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें दिया गया है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट फॉर्म्स अ थिन लेयर अराउंड सैंड पार्टिकल्स, और सैंड पार्टिकल से अराउंड क्या होती है, एक फिल्म थिन लेयर बन जाती है वाटर की, जिसके कारण वो क्या होते हैं, पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं और उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, वो क्या कहलाती है, बल्किंग ऑफ सैंड। लेकिन हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट कितना होगा बल्किंग ऑफ सैंड के लिए। तो मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट मतलब मैक्सिमम बल्किंग कब होगी, जब मॉइस्चर कंटेंट कितना हो, 4%, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट कितना हो, 4%, तब हमारी बल्किंग क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और कितनी होगी वो वॉल्यूम, 25% उसका इंक्रीज हो जाएगा, उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, 25%। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा, बी इज करेक्ट, 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, फाइनर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट। ओके फ्रेंड्स, यदि सीमेंट की हम फाइनर ग्राइंडिंग करते हैं, जब सीमेंट बनाते हैं तो उसको फाइनर बनाते हैं, ओके फ्रेंड्स, तो क्या होगा, उसकी अर्ली डेवलपमेंट स्ट्रेंथ अफेक्ट करेगा वो, या फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेगा फाइनर ग्राइंडिंग। तो हम देखते हैं फाइनर ग्राइंडिंग होती क्या है। फाइनर ग्राइंडिंग का मतलब होता है, सीमेंट क्या होता है, एक पाउडर फॉर्म में होती है, सीमेंट पाउडर फॉर्म में होती है, और उसको हम ऑब्टेन कैसे करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, जब जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो कच्चे मटेरियल्स होते हैं, उसकी ग्राइंडिंग करते हैं, जब उसको पीसते हैं तब हमें क्या प्राप्त होती है, सीमेंट प्राप्त होती है। ओके फ्रेंड्स, और सीमेंट, फाइनेस्ट सीमेंट का मतलब होगा कि उसमें स्मॉलर से स्मॉलर पार्टिकल्स हो, तो हमारी क्या कहलाएगी, फाइनेस्ट सीमेंट। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें आप समझ सकते हो कि जो सीमेंट के पार्टिकल्स होते हैं और जो वाटर होता है, जब कंक्रीट में हम वाटर मिक्स करते हैं तो सीमेंट के पार्टिकल के साथ जब रिएक्शन करता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हाइड्रेशन, वो क्या कहलाती है, हाइड्रेशन। और इसमें नेक्स्ट सेंटेंस आप पढ़ सकते हो, द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट और मोटर डेवलप्स विथ हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन जितना जल्दी होगा उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ जल्दी से बढ़ जाती है, हाइड्रेशन जितना फास्ट होगा स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा
जल्दी से प्राप्त हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो उसकी अर्ली स्ट्रेंथ होती है, अर्ली मतलब जो पहले वाली जो स्ट्रेंथ है, फाइनल स्ट्रेंथ तो उतनी ही होगी उसकी, लेकिन जो अर्ली स्ट्रेंथ है 2-4 दिन वाली जो स्ट्रेंथ होती है, 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद जो स्ट्रेंथ हमें प्राप्त होगी वो हमें ज़्यादा प्राप्त हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, दिस इज बिकॉज फाइनल सीमेंट ऑफर ग्रेट सरफेस एरिया पार्टिकल्स हाइड्रेशन। ओके फ्रेंड्स, इसका मतलब ये होगा कि फाइनल सीमेंट हम जब यूज़ करते हैं, जब फाइनल पार्टिकल्स होते हैं सीमेंट के, तो उनका एरिया ज़्यादा कवर हो जाता है वाटर से, वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर के कांटेक्ट में आती है और उसका प्रॉपर हाइड्रेशन हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, प्रॉपर हाइड्रेशन होगा तो क्या होगा, उसकी अर्ली जो स्ट्रेंथ होती है वो अफेक्ट होती है और वो क्या होती है, बढ़ जाती है। अर्ली स्ट्रेंथ क्या होगी, उसकी बढ़ जाएगी, लेकिन फाइनल जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है उसको कोई अफेक्ट वो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा, आंसर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, पॉइजन रेशियो फॉर कंक्रीट। यहाँ पर पूछा गया है कि कंक्रीट का जो पॉइजन रेशियो होता है वो कांस्टेंट होगा या जो रिचर मिक्स होता है उसके हिसाब से वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो हम देखते हैं क्या होता है पॉइजन रेशियो। रिचर मिक्स आपने लास्ट वीडियो में मेरे पढ़ा है आपने, रिचर मिक्स क्या होता है। हमने 3 प्रकार के मिक्स पढ़े थे, एक लीन मिक्स होता है, एक मीडियम मिक्स हमने पढ़ा था और एक कौन सा पढ़ा था, रिचर मिक्स। 3 प्रकार के हमने मिक्स लास्ट वीडियो में हमने देखे हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं पॉइजन रेशियो होता क्या है। पॉइजन रेशियो क्या होता है, ये एक रेशियो होता है किसका, लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। ओके फ्रेंड्स, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा, पॉइजन रेशियो। इसकी रेंज क्या होती है, 0.1 से 0.2, किसके लिए, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर के लिए। ये आपको याद रखना है, किसके लिए, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर के लिए। और नॉर्मली हम जो डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए कितना लेते हैं, 0.15। आप इससे समझ सकते हो, इस डायग्राम से आप समझ सकते हो। एक स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिसका डायमीटर कितना है, डी है। इनिशियल डायमीटर कितना है, डी नॉट, और इनिशियल लेंथ कितनी है, एल नॉट है। ठीक है, इसमें जब टेंसाइल फोर्स लगाया जाता है तो क्या होगा, इसमें जब टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, इसकी जो लेंथ है वो लेंथ बढ़ जाएगी। जब इसको दोनों एंड से खींचेंगे तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी और इसका डायमीटर क्या होगा, डायमीटर कम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें ये आपको जो ये वाला जो फिगर है डॉटेड लाइन से जो बना हुआ है, ये इसका इनिशियल फिगर है, और लोड लगाने के बाद जो फाइनल फिगर होगा उसमें क्या होगा, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी और डायमीटर क्या होगा, कम होगा। तो पॉइजन रेशियो में जब हम निकालेंगे तो लेटरल स्ट्रेन निकालेंगे और लीनियर स्ट्रेन, और इन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमारा होगा पॉइजन रेशियो। इसमें हम देखते हैं लीनियर स्ट्रेन क्या होती है। लीनियर स्ट्रेन होगी चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो इसमें ओरिजिनल लेंथ कितनी है, एल नॉट थी। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, एल नॉट, और लेंथ में चेंजेस कितना आया, एल माइनस एल नॉट। ओके फ्रेंड्स, और लेटरल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इसके लेटरल डायमेंशन में जितनी चेंजेस आते हैं, तो चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर, चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर। ओके फ्रेंड्स, तो इससे हम क्या निकालते हैं, पॉइजन रेशियो। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो हम समझते क्या होता है। यदि हमारी जो कंक्रीट होती है वो रिचर मिक्स होगा, मतलब क्या है कि अच्छा मिक्सचर है, उसमें सीमेंट पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, सीमेंट कंटेंट क्या है, ज़्यादा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिचर मिक्स। ओके फ्रेंड्स, तो यदि रिचर मिक्स है तो उसको हम ज़्यादा कंप्रेस भी नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा उसको खींच भी नहीं पाएंगे। ओके फ्रेंड, उसमें टेंसाइल स्ट्रेस भी कम होगी और कंप्रेशन स्ट्रेस भी क्या होगी, कम होगी। तो इसमें आप देख सकते हो जो लीनियर स्ट्रेन होती है, यदि हम इस स्ट्रक्चर को, ये जो हमारा बना हुआ है सिलेंडर, इस सिलेंडर को यदि हम ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे या ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर पाएंगे तो उस केस में क्या होगा, ये लेंथ जो है वो लेंथ में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, लेंथ में ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा तो लीनियर स्ट्रेंथ क्या होगी, हमारी कम होगी। ठीक है, यदि आप इसमें ऐसा भी समझ सकते हो कि इनिशियल इसकी लेंथ कितनी है, एल नॉट है। ठीक है, और एल ज़्यादा नहीं है, जो एल है, एल 0 है, वो तो इनिशियल इसकी लेंथ है, लेकिन हम इसको ज़्यादा नहीं खींच पाएंगे। इसका मतलब जो एल है उसका मान क्या होगा, कम होगा, जिससे लीनियर स्ट्रेन हमारी कम होगी। और पॉइजन रेशियो से आप देख सकते हो वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लीनियर स्ट्रेन के। जो पॉइजन रेशियो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लीनियर स्ट्रेन। ओके फ्रेंड्स, तो लीनियर का मान कम होगा तो पॉइजन रेशियो क्या होगा, अधिक होगा। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हो हमारा आंसर क्या होगा, इंक्रीज विथ रिचर मिक्स। यदि मिक्स अच्छा होगा तो पॉइजन रेशियो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28,
1% ऑफ वॉइड्स इन कॉन्क्रीट मिक्स वुड रिड्यूसेस इट्स स्ट्रेंथ बाय अबाउट। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन में पूछा गया है यदि कंक्रीट में जो कंक्रीट मिक्सचर होता है जिसमें हम फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और बाइंडिंग मटेरियल वाटर के साथ जब मिक्स करते हैं उसको हम कहेंगे कंक्रीट मिक्सचर, उसमें यदि 1% वॉइड्स आ जाते हैं, ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ पे किस तरीके से वो अफेक्ट करते हैं, स्ट्रेंथ कितनी कम हो जाती है। ठीक है, तो हम समझते हैं वॉइड्स किस तरीके से उसमें आते हैं। वॉइड्स दो प्रकार से सीमेंट में होते हैं, एक होती है एंट्रेंड एयर। ठीक है, ये एयर हम प्रोवाइड करते हैं, हम उसमें एड मिक्सचर यूज़ करते हैं कंक्रीट में, और हम इसमें छोटे छोटे जो बबल्स होते हैं, स्मॉलर बबल्स, वो हम उसमें इंटेंसली इंट्रोड्यूस करवाते हैं, हम जानबूझ के उसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिससे कि उसकी वर्केबिलिटी बढ़ जाए, जिससे कि उसकी वर्केबिलिटी इंप्रूव हो जाए। ओके फ्रेंड्स, और एक होती है एंट्रैप्ड एयर। ठीक है, एंट्रैप्ड एयर क्या होती है, लार्जर बबल्स होते हैं और प्रॉपर जब कॉम्पेक्शन नहीं हो पाता है तब ये एयर उसमें आ जाती है। तो दो प्रकार की एयर आप इसमें समझ सकते हो, वॉइड्स भी इसको कहेंगे हम, एंट्रैप्ड एयर और एंट्रेंड एयर। तो जो एंट्रेंड एयर होती है ये हम इंटेंसली उसमें प्रोवाइड करते हैं, हम जानबूझ के उसमें प्रोवाइड करते हैं, और ये एंट्रैप्ड एयर प्रॉपर कॉम्पेक्शन नहीं होता है, इम्प्रॉपर कॉम्पेक्शन से उसमें एयर आ जाती है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि यदि 5% उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, कब, जब उसमें 1% वॉइड्स आ जाए। यदि किसी कॉन्क्रीट में 1% वॉइड आएंगे तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी कम हो जाएगी, 5%। ठीक है, और इसमें आप ये भी देख सकते हो, मैंने इसमें ईच 1% इसको हाईलाइट किया और रेड कलर से लिखा है। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक 1% पे, इसका मतलब है कि यदि 2% वॉइड हुआ तो हमारी स्ट्रेंथ कितनी कम हो जाएगी, 10% कम हो जाएगी। यदि 3% वॉइड हमने प्रोवाइड किए तो स्ट्रेंथ कितनी कम होगी, 15% कम हो जाएगी। और कम क्यों होती है ये भी समझ सकते हो, यदि वॉइड होंगे तो क्या होंगे, वॉइड में पानी रहेगा। ठीक है, पहले पानी रहेगा और बाद में पानी क्या होता है, इवोपरेट हो जाता है, इवोपरेट होता है तो वॉइड्स के कारण उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो ईच 1% पे स्ट्रेंथ कितनी होगी उसकी, 5% कम हो जाएगी। यदि इसी क्वेश्चन में 1% की जगह 1% के स्थान पे 2% होता तो हमारा आंसर क्या होता, आंसर बी इज़ करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, यदि ये 1% वर्ड्स के लिए स्ट्रेंथ इतनी कम होगी, 2 के लिए इतनी कम होगी, ये 3 के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, द फाइननेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट इज इन द रेंज ऑफ। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइननेस मॉडुलस पूछा है, और कौन से एग्रीगेट के लिए, फाइन एग्रीगेट के लिए। ये आपको याद रखना है, ध्यान से मतलब क्वेश्चन पढ़ना है कि फाइन एग्रीगेट है या कोर्स एग्रीगेट है या मिक्स एग्रीगेट है, क्योंकि इसमें तीनों आंसर दिए हुए हैं। फाइन एग्रीगेट का भी आंसर इसमें मिल जाएगा आपको, कोर्स एग्रीगेट का भी मिलेगा, और मिक्स एग्रीगेट, तीनों एग्रीगेट के आंसर दिए गए हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अब हम फाइन मॉडुलस समझते हैं, फाइननेस मॉडुलस होता क्या है। फाइननेस मॉडुलस क्या होता है, एक इंडेक्स नंबर है। ठीक, एक ये नंबर होता है जो क्या रिप्रेजेंट करता है हमें, जो हमारा सैंपल है उसमें ये बताता है कि मीन साइज क्या है पार्टिकल का। ठीक है, एवरेज साइज क्या है। ठीक है, जो हमारा सैंपल होगा, जो भी फाइन सैंपल है, जैसे हमारी सैंड है, यदि 1 kg सैंड है, 1 किलोग्राम सैंड है, तो उसमें ये बताता है कि एवरेज उसमें पार्टिकल का जो साइज है वो क्या है, वो ये रिप्रेजेंट करता है जो फाइननेस मॉडुलस है। ठीक है, और इसको हम निकालते कैसे हैं, क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड ऑन ईच सीव। प्रत्येक सीव पे जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन होता है उसको हम ऐड करते हैं, और डिवाइड किससे करते हैं, 100 से करते हैं। इसको हम समझेंगे, कभी टेबल मैंने बनाई है लास्ट में, उससे हम समझेंगे। फाइननेस, यदि फाइन एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट के लिए फाइननेस मॉडुलस कितना होता है, 2 से 3.5, और मिक्स एग्रीगेट के लिए 5 ये वैल्यू आपको याद रखना, तीनों के लिए, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और मिक्स एग्रीगेट के लिए। तो क्वेश्चन में पूछा गया फाइन एग्रीगेट, उसके लिए हमारा आंसर क्या होगा, आंसर ए इज़ करेक्ट। आंसर क्या होगा, ए इज़ करेक्ट। अब हम देखते हैं इसको फाइंड कैसे करते हैं। इसको फाइंड करने के लिए हम ये जो सीव है, ISCO, हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और इससे जब हम सीव करेंगे और हम क्या करते हैं, रिटर्न निकाल लेते हैं कि इस सीव पे कितना वेट रिटर्न हुआ है, इस सीव पे कितना रिटर्न हुआ है, नंबर 8 की जो सीव है उस पर कितना वेट रिटर्न हुआ है। इस तरीके से अलग अलग सीव पे हम क्या करते हैं, जितना भी वेट, सॉइल का वेट रिटर्न हुआ है, जितना भी रुकी है सॉइल उसके ऊपर, उस सीव के ऊपर उसका वेट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या निकालते हैं, क्यूमुलेटिव परसेंटेज। क्यूमुलेटिव परसेंटेज का मतलब है, जैसे 0 है, 0 यहाँ पर लिखा हमने। ठीक है, फिर 0 + 2 करते हैं और ये आ जाएगा। ठीक है, 0 + 2, फिर 13 + 2 करेंगे तो 13 + 2 कितना हो जाएगा, 15, फिर 25 + 15 करेंगे, ये 40। इस तरीके से क्यूमुलेटिव निकालते हैं। क्यूमुलेटिव का मतलब कि टोटल इस सीव पे कितना रिटर्न हुआ है।
ठीक है। जैसे लास्ट वाला हमें निकालेंगे 97 के बाद जो निकला हुआ है, तो 33 प्लस 97 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। लेकिन जो 100 होता है, 100 को हम इसमें ऐड नहीं करते, जो लास्ट वाले को ऐड नहीं करेंगे और इन सभी को ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा, 286, और उसको जब डिवाइड करते हैं 100 से तो हमारी क्या निकलेगी, फाइननेस मॉडुलस। ओके फ्रेंड्स, तो इस फॉर्मूले में भी वही दिया गया है कि जब डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमें क्या देगी, फाइननेस मॉडुलस। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर, ठीक है, इसमें पूछा गया है फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील के लिए और आपको किसके लिए बताना है, कॉन्क्रीट के लिए। इन दोनों को कंपेयर करना है कि किस में ज़्यादा होगा, किस में कम होगा या बराबर होगा। तो हम देखते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता क्या है। तो दोस्तों इसमें आपको याद रखना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ये दो टर्म्स होते हैं। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, लिमिट स्टेट डिज़ाइन में, ठीक है। ये एक वर्ड आपको कंफ्यूज कर देगा, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर और फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसका मतलब WSM से आपको पूछा गया है। तो WSM से जब हम देखते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वो कंक्रीट के लिए कितना होता है, 3 होगा जब कंक्रीट बेंडिंग में हो। बेंडिंग का मतलब एग्जांपल आप समझ सकते हो, जो बीम होती है उसमें बेंडिंग आता है। तो यदि हम बीम के केस में देखेंगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होगी कंक्रीट के लिए, 3 होगी। और डायरेक्ट कंप्रेशन इसका एग्जाम्पल होगा कॉलम। जो कॉलम होता है वो किस में होता है, डायरेक्ट कंप्रेशन में होता है। तो कंप्रेशन में जब कॉलम होगा डायरेक्ट, तो उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होगी, 4 होगी। और स्टील के लिए 1.8। तो ये क्वेश्चन में हम देखते हैं अब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है स्टील एंड कंक्रीट आर सेम, दोनों के लिए बराबर होता है, नहीं होगा। ऑप्शन बी स्टील इज लोअर देन डेट फॉर कंक्रीट, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। स्टील के लिए कम होता है और कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा होगा, ठीक है। और लिमिट स्टेट में भी यही होता है कि स्टील के लिए कम होता है, लेकिन वो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.15, और कंक्रीट के लिए 1.5। ओके फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बी इज करेक्ट। हम देख लेते हैं कम क्यों लेते हैं स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी और कंक्रीट के लिए ज़्यादा क्यों लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये इसलिए होता है कि स्टील जो होती है, स्टील या रेनफोर्समेंट होती है, वो उसका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, स्टील प्लांट में होता है, ठीक है। स्टील प्लांट में प्रोडक्शन होगा और वो अवेलेबल कैसे होती है, स्पेसिफिक डायमीटर। उसका डायमीटर भी एक फिक्स होता है। जब हम जाएंगे मार्केट में तो हमें एक फिक्स डायमीटर की हमें स्टील मिल जाएगी, रेनफोर्समेंट हमें मिल जाती है। और प्लांट में जब वो बनता है स्टील तो उसकी क्वालिटी भी मेंटेन अच्छे से होती है। लेकिन कंक्रीट हम कहाँ पर बनाते हैं, फील्ड पे बनाते हैं कंक्रीट, तो उसकी क्वालिटी मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है और उसमें स्पेसिफिक उसका जो साइज होता है कंक्रीट का वो हमें नहीं मिल पाता है। ओके फ्रेंड्स, और उसमें अलग अलग मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं कंक्रीट बनाने के लिए। फाइन एग्रीगेट होता है, कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट, तो इन सभी की क्वालिटी मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या लेके चलते हैं, ज़्यादा लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा, आंसर बी इज करेक्ट, स्टील इज लोअर देन डेट फॉर कंक्रीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिल सके। ओके फ्रेंड्स।